इंडिया में एक नया ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इससे ओरिजिनल बिल में कुछ चेंजेस लाए जाएंगे। इन चेंजेस में से ऑलमोस्ट सारे इंडिया के पावर ग्रिड के वीकेस्ट सेक्शन को टारगेट कर रहे हैं, स्टेट ओन्ड पावर डिस्ट्रीब्यूटर्स या डिस्कॉम्स। ये डिस्कॉम्स पावर डिलीवरी का लास्ट माइल हैंडल करते हैं और प्लांट से हमारे घरों तक पावर सप्लाई करते हैं, लेकिन ये काफी टाइम से लॉसेस से डील कर रहे हैं। 2022-23 तक स्टेट ओन्ड डिस्कॉम्स के लॉसेस 6.77 लाख करोड़ रुपीस तक बढ़ चुके थे। ये 2015 से हर साल लगभग 7% बढ़ रहे थे। इन लॉसेस को फंड करने के लिए डिस्कॉम्स को डेट लेना पड़ रहा था। लास्ट ईयर डिस्कॉम्स का डेट 7.5 लाख करोड़ रुपीस क्रॉस कर गया। स्टेट डिस्कॉम्स अभी भी लॉसेस से डील कर रहे हैं और ये अब पुराने डेट्स रीपे करने के लिए नए डेट्स लेने के एक लूप में फंस चुके हैं। इसके कारण गवर्नमेंट को इन्हें बार बार इन लोन्स से बेल आउट करना पड़ता है। मतलब गवर्नमेंट इन लोन्स को रीपे या रीफाइनेंस करती है, नहीं तो इनके लिए गारंटी देती है। ये लॉसेस पूरे पावर इकोसिस्टम को अफेक्ट करते हैं। इनके कारण जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट डिले होता है। साथ ही साथ जनरेटर्स को इनसे पैसे भी नहीं मिलते। कंज्यूमर्स को भी अनरिलायबल पावर सप्लाई और टैरिफ से डील करना पड़ता है। ड्राफ्ट बिल इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना चाहता है। ऐसा करने के लिए ये 4 फ्रिक्शन पॉइंट्स को टारगेट करेंगे, जिसके कारण डिस्कॉम्स को कई सालों से चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं। आज के इस वीडियो में हम इन चारों पॉइंट्स को समझेंगे: पावर प्रोक्योरमेंट, प्राइसिंग, सब्सिडीज और पॉलिसी। मैं हूं आपका होस्ट देव। आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पावर प्रोक्योरमेंट डिस्कस करते हैं। देखो दोस्तों, स्टेट डिस्कॉम्स का काम काफी सिंपल है। ये जनरेटर से पावर खरीदते हैं, इसे कंज्यूमर्स तक डिलीवर करते हैं और पेमेंट्स कलेक्ट करते हैं। कई लाखों हाउस होल्ड्स को पावर डिस्ट्रीब्यूट करने के बावजूद डिस्कॉम्स के लिए पावर डिलीवर करना मुश्किल नहीं है। एक्चुअली पावर खरीदना इनके लिए ज्यादा बड़ा चैलेंज है। इनफैक्ट प्रोक्योरमेंट या पावर खरीदना डिस्कॉम्स के कॉस्ट का 70% हिस्सा है। बेसिकली डिस्कॉम्स अपने लॉसेस का सबसे बड़ा कारण कंट्रोल ही नहीं कर सकते। इसका कारण समझने के लिए पहले ये समझते हैं कि डिस्कॉम्स पावर कैसे प्रोक्योर करते हैं। देखो, डिस्कॉम्स अपना पावर जनरेटर से खरीदते हैं। ये जनरेटर्स टिपिकली कोल प्लांट्स होते हैं। डिस्कॉम्स पावर परचेज एग्रीमेंट्स या पीपीएस के थ्रू पावर खरीदते हैं। ये 20 to 25 ईयर्स के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और इनमें फिक्स्ड कैपेसिटी चार्जेस होते हैं जो चेंज नहीं होते, और कुछ वेरिएबल कॉस्ट्स भी। तो अगर ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव होती भी है, फिर भी इन कॉन्ट्रैक्ट के प्राइसेस बदलते नहीं हैं। इसके कारण 2012 में बना कोई कोल प्लांट अभी भी उसी टाइम के प्राइसेस चार्ज कर सकता है। इसीलिए डिस्कॉम्स को कई बार महंगा और पुराना पावर खरीदना पड़ता है। भले ही सोलर, विंड या शॉर्ट टर्म मार्केट परचेजेस के थ्रू सस्ते ऑल्टरनेटिव्स प्रेजेंट हो, और तो और पीपीएस, टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इनमें डिस्कॉम्स को पेमेंट्स करने ही पड़ते हैं, भले ही पावर यूज हुआ हो या ना हो। ये ऐसे सिचुएशंस में प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब पावर डिमांड जितना एक्सपेक्ट किया जाता है उतना होता नहीं है। जैसे अगर कोई डिस्कॉम 8% डिमांड ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हुए एक पीपीए साइन करता है, लेकिन डिमांड सिर्फ 4% बढ़ता है, तब भी डिस्कॉम को अनयूज कैपेसिटी के लिए भी पे करना पड़ेगा। हर साल ये फिक्स्ड कॉस्ट्स कई हजारों करोड़ रुपए तक पहुंच जाते हैं। ऊपर से जब एनर्जी प्राइसेस किसी क्राइसिस के टाइम पे बढ़ जाते हैं, तो पावर जनरेटर्स एक्स्ट्रा कॉस्ट्स डिस्कॉम्स तक पास ऑन कर देते हैं और पावर प्रोक्योरमेंट पे जनरेटर के केपेक्स का भी इम्पैक्ट पड़ता है। जनरेटर्स कई बार अपना केपेक्स इन्फ्लेट करते हैं। इसके कारण डिस्कॉम्स के लिए फिक्स्ड कॉस्ट भी बढ़ जाते हैं। डिस्कॉम्स का दूसरा चैलेंज है प्राइसिंग। डिस्कॉम्स एक कॉस्ट प्लस प्राइसिंग सिस्टम फॉलो करते हैं, जिसे लोकल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन या एसईआरसी रेगुलेट करता है। डिस्कॉम्स अपने कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, जिसपे प्रोक्योरमेंट का एक बड़ा रोल होता है। इस कॉस्ट पे ये एक रिटर्न ऑन कैपिटल ऐड करते हैं, जिसे एसईआरसी डिसाइड करता है। ये कॉस्ट प्लस रिटर्न ऑन कैपिटल ही डिस्कॉम्स का टैरिफ होता है। थ्योरी में इस मॉडल से डिस्कॉम्स के कॉस्ट्स रिकवर हो जाने चाहिए, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन काफी अलग है। जैसे अगर डिस्कॉम्स पे कुछ टारगेट्स ना मीट करने के लिए पेनल्टीज ना लगाए जाएं, तो ये मॉडल काम नहीं करता। अगर कोई डिस्कॉम अपने कॉस्ट्स बिना किसी प्रॉब्लम बस कस्टमर तक पास ऑन कर सकते, तो वो इसे रिड्यूस करने की कोशिश ही नहीं करेंगे। ट्रांसमिशन लॉसेज या खराब कलेक्शंस के कारण होने वाले लॉसेज रेगुलेटरी लैग्स के कारण फ्यूचर टैरिफ्स में ऐड हो जाएंगे और इनसे तुरंत डील नहीं किया जाएगा। लेकिन डिस्कॉम्स अब धीरे धीरे और एफिशिएंट हो रहे हैं। दूसरा प्रॉब्लम डिस्कॉम्स के कंट्रोल के ही बाहर है। पावर एक पॉलिटिकली सेंसिटिव टॉपिक है, खास करके इलेक्शंस के दौरान। इसीलिए डिस्कॉम्स में पास ऑन किए गए कॉस्ट्स वो आसानी से हाउस होल्ड्स तक पास ऑन नहीं कर सकते। पावर सप्लाई करने के कॉस्ट्स और कस्टमर से रिसीव पेमेंट्स के बीच के गैप को एक रेगुलेटरी एसेट जैसे रिकॉर्ड किया जाता है।
ये बेसिकली एक अनपेड अमाउंट है जो डिस्कॉम्स फ्यूचर रेट पेयर्स से रिकवर करते हैं। कई स्टेट डिस्कॉम्स के लिए ये रेगुलेटरी एसेट्स कई लाखों करोड़ रुपए तक बढ़ चुके हैं। टैरिफ सेट करने का ये तरीका सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच के फ्रिक्शन के कारण और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्करेंट लिस्ट में एडेड है, मतलब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इस पे रूल्स बना सकते हैं। इसलिए रिफॉर्म्स लाने में दोनों एंटिटीज के बीच में बहुत फ्रिक्शन होता है। हर स्टेट का खुद का डिस्कॉम है जिसे वो बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल करती है। रेगुलेटरी कमीशन इंडिपेंडेंट तो होते हैं, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट के प्रेफरेंसेस दिखाते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ्स पुश करने की कोशिश करती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट फ्री पावर प्रॉमिस करती है, तो यूजुअली स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन ही फाइनल होता है। कुछ स्टेट्स ने तो कई सालों से अपने टैरिफ्स नहीं बढ़ाए हैं, ये बस अपने लॉसेस रोल ओवर किए जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने कई बार डिस्कॉम्स के लॉसेस से डील करने के लिए मिलने वाले सब्सिडीज भी डिले किए हैं। इसके कारण डिस्कॉम्स सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस जाते हैं। डिस्कॉम्स का थर्ड प्रॉब्लम है सब्सिडीज। डिस्कॉम्स के पास बहुत सारे कस्टमर बेसेस होते हैं। इनमें से कुछ कस्टमर बेसेस दूसरों को जिस तरीके से सब्सिडाइज करते हैं वो डिस्कॉम्स के लिए एक प्रॉब्लम है। ब्रॉडली डिस्कॉम्स के दो सेट्स ऑफ कस्टमर्स होते हैं। एक तरफ हाउस होल्ड्स और फार्मर्स होते हैं जिन्हें चीप पावर की जरूरत होती है। दूसरी तरफ होते हैं कमर्शियल और इंडस्ट्रियल या C&I कस्टमर्स जो शॉप्स और फैक्ट्रीज चलाते हैं। इस दूसरे ग्रुप में इंडियन रेलवेज भी इंक्लूडेड है। कई स्टेट्स में C&I सेगमेंट 10 to 12 रुपीज पर यूनिट या इससे भी ज्यादा पे करते हैं, जबकि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सप्लाई लगभग 7 to 8 रुपीज होता है। कॉस्ट और प्राइस के इस डिफरेंस को डिस्कॉम्स हाउस होल्ड और फार्मर्स को सब्सिडाइज करने के लिए यूज करते हैं। इस प्रोसेस को क्रॉस सब्सिडाइजेशन कहते हैं। ये इंडियन पावर सेक्टर के लिए एक रूल जैसा है। इसके पीछे का लॉजिक इक्विटी था। एसेंशियल सेक्टर्स और वल्नरेबल ग्रुप्स पे पावर के फुल कॉस्ट का प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन ये सिस्टम अब धीरे धीरे अनसस्टेनेबल बनते जा रहा है। C&I कंज्यूमर्स इन हाई टैरिफ से ऑप्ट आउट कर रहे हैं। इसकी जगह ये थर्ड पार्टी जनरेटर से डायरेक्टली पावर प्रोक्योर कर रहे हैं। इनफैक्ट ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल्स 2022 फैक्ट्रीज को खुद का पावर भी जनरेट करने देता है। इंडिया के पास फिलहाल 79 गीगावाट का इंडस्ट्रियल पावर कैपेसिटी है जो कैप्टिवली मतलब फैक्ट्रीज में ही जनरेट होता है। तो हर बार जब कोई हाई पेइंग कस्टमर जाता है तो क्रॉस सब्सिडी का कलेक्शन पूल छोटा हो जाता है। और ये क्रॉस सब्सिडाइजेशन कितना जरूरी है? कमर्शियल कस्टमर्स डिस्कॉम्स के सेल्स का एक छोटा हिस्सा होते हैं, लेकिन इनके वॉल्यूम्स की कमी ये वैल्यू से फुलफिल कर लेते हैं। CACP के अजम्पशंस के हिसाब से 2023 में ओवरपेइंग कस्टमर्स के जाने के रिस्क का वैल्यू 22,700 करोड़ रुपीस था। मतलब अगर डिस्कॉम्स के सारे कमर्शियल क्लाइंट्स एक साथ थर्ड पार्टी जनरेटर्स में स्विच करते हैं तो डिस्कॉम्स को इतने पैसों की कमी होगी। डिस्कॉम्स के ज्यादातर इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स तो ऑलरेडी जा चुके हैं। इसके कारण डिस्कॉम्स अब अपने लो रेवेन्यू कस्टमर्स पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं। इन तीनों प्रॉब्लम्स के अलावा डिस्कॉम्स और भी इनएफिशिएंसीज से डील करते हैं, जैसे ट्रांसमिशन लॉसेस एक बड़ा चैलेंज है। हमने इस प्रॉब्लम को हमारे स्मार्ट मीटर वीडियो में कवर किया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे भी जरूर देखना। लेकिन इन तीनों मेजर चैलेंजेस को ही बिल टारगेट कर रहा है और अब हम इसे ही डिस्कस करेंगे। नए बिल के थ्रू आने वाला सबसे बड़ा चेंज है प्राइवेट कंपटीशन का इंट्रोडक्शन। नए बिल के अंडर एक ही एरिया में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसीज ऑपरेट कर पाएंगे और ये सब शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करेंगे। नए प्राइवेट प्लेयर्स ज्यादा एफिशिएंटली पावर एक्वायर कर सकते हैं और कस्टमर्स को बेटर प्राइसेस भी ऑफर कर सकते हैं। इसके कारण डिस्कॉम्स पे अपने ऑपरेशंस ऑप्टिमाइज करने का प्रेशर पड़ता है। नया बिल PPS के अलावा कुछ नए और फ्लेक्सिबल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स भी इंट्रोड्यूस करेगा, लेकिन इस आइडिया को बहुत ज्यादा स्क्रूटिनी भी फेस करना पड़ रहा है। एक बड़ा कंसर्न ये है कि अगर ज्यादातर कॉस्ट पावर जनरेशन से आता है तो डिस्कॉम्स दूसरे कॉस्ट कम करने में कितने कंपिटिटिव होंगे। इनफैक्ट कुछ वेस्टर्न कंट्रीज ने भी डिस्कॉम्स में कंपटीशन इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है, लेकिन इसके मिक्स्ड रिजल्ट्स आए हैं। और तो और इस तरह के पैरेलल लाइसेंसिंग को मुंबई जैसे लोकेशंस में टेस्ट किया गया है, लेकिन इससे नेटवर्क डुप्लीकेशन इश्यूज हुए हैं। ये सिस्टम और एफिशिएंट हो सकता है अगर सिर्फ एक या दो कंपिटिटर्स हो या किसी और तरीके से कंपटीशन इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये बिल SERCs को ये पावर भी देता है कि ये डिस्कॉम्स को यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन या USO से एग्जेम्प्ट कर सकें। USO ये मैंडेट करता है कि डिस्कॉम्स हर उस कस्टमर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करे जो इसे मांगते हैं। इसमें हाई पावर्ड इंडस्ट्रियल कस्टमर्स भी इंक्लूडेड हैं। इसके लिए डिस्कॉम्स को ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए उन्हें PPA साइन करने पड़ सकते हैं। लेकिन नया बिल इस बर्डन को उन कंज्यूमर्स के लिए हटाना चाहता है जो 1 मेगावाट से कम पावर यूज करते हैं। ये रूल एक अच्छे टाइम पे आ रहा है जब इंडस्ट्रियल प्लेयर्स थर्ड पार्टी जनरेटर से पावर सोर्स कर रहे हैं।
नया बिल टैरिफ सेटिंग के बारे में भी थोड़ा अग्रेसिव है। ये SERCs को टैरिफ्स रिवाइज करने देता है अगर डिस्कॉम्स टाइम पे पेटिशंस फाइल नहीं करते हैं। आइडियली इससे डिस्कॉम्स के डिलेज कम हो सकते हैं और ये इंश्योर हो सकता है कि नए कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ्स नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से अप्लाई हो। थ्योरी में लॉसेस का रोल ओवर होके रेगुलेटरी एसेट बनने का एरा भी खत्म हो जाना चाहिए। नया बिल रेगुलेटर्स, स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंटर के बीच पावर भी स्ट्रीमलाइन करता है। इसके लिए बिल एक इलेक्ट्रिसिटी काउंसिल बनाएगा जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड फ्रिक्शन कम करेगा। बेसिकली ये इलेक्ट्रिसिटी के GST काउंसिल जैसे होगा। लेकिन इस बिल में एक कंट्रोवर्शियल चेंज भी है। ये बिल सेंटर को SERC के मेंबर्स को निकालने देता है अगर ये नए एक्ट को विलफुली वायलेट करते हैं। ऐसे वायलेशंस को डिटरमाइन करना काफी सब्जेक्टिव होता है, मतलब अलग अलग लोग सेम सिचुएशन को अलग अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। इससे पावर का अब्यूज हो सकता है। साथ ही सेक्शन 176 के अंडर ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्ट के रूल्स खुद से सेट करने देता है। इन दोनों रूल से रेगुलेटर्स का इंडिपेंडेंस डैमेज हो सकता है और इससे पावर भी सेंट्रलाइज हो सकता है। ये बिल अगले 5 सालों में क्रॉस सब्सिडीज भी हटाने का प्लान कर रहा है और ये रूल सही भी है क्योंकि इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स ग्रिड छोड़ रहे हैं और ये साथ में सब्सिडीज भी ले जा रहे हैं। फार्मर्स और लो इनकम हाउसहोल्ड्स के लिए सब्सिडीज चलते रहेंगे, लेकिन ये सब्सिडीज अब स्टेट बजट से फाइनेंस होंगे, किसी सीक्रेट टैरिफ से नहीं। गवर्नमेंट की उम्मीद है कि इससे रेल फ्रेट का कॉस्ट कम होगा और हमारे MSMEs का कंपिटिटिवनेस भी इंप्रूव होगा। इसके अलावा ये बिल एक और रूल सेट कर रहा है कि डिस्कॉम्स को अपने पावर का एक मिनिमम हिस्सा रिन्यूएबल सोर्सेज से प्रोक्योर करना होगा। इस रूल को ना मानने पे डिस्कॉम्स पे पेनल्टीज लग सकते हैं। बिल क्वालिटी और रिलायबिलिटी के लिए यूनिवर्सल सर्विस स्टैंडर्ड्स भी सेट करेगा, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स को इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में रिकॉग्नाइज करेगा और कई और चेंजेस लाएगा। ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल इंडिया के पावर ग्रिड के करंट चैलेंजेस को टारगेट करता है, लेकिन इसमें कुछ कंसर्न्स भी हैं, जैसे इस बिल के कॉम्पिटिटिव फ्रेमवर्क का इफेक्टिवनेस, पॉसिबल प्राइस राइज, सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर का कॉन्सेंट्रेशन एटसेट्रा। कई स्टेट्स इस बिल से डिससैटिस्फाइड भी हैं। ये बिल एक वर्क इन प्रोग्रेस है। आपको क्या लगता है, क्या इन चेंजेस से डिस्कॉम्स को कोई रिलीफ मिल पाएगा? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।